सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। ये दुनिया फ़ानी है और इसमें बसने वाले इंसान भी। आज मशहूर व मारूफ फोक गुलकार शौकत अली भी इस दारे फ़ानी से कूच कर गए, लेकिन अपने गाए हुए नगमों की सूरत वो हमेशा अपने चाहने वालों के दिलों में ज़िंदा रहेंगे। एक और मामला जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान बेहतर ताल्लुकात की राह में बड़ी रुकावट है, वो कश्मीरियों को उनका अज़ली हक़ देने से इनकार है। आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत एक अहम इजलास में भी इस अज़्म का इयादा किया गया कि कश्मीर का मसला हल होने से भारत से बेहतर ताल्लुकात का ख्वाब पूरा नहीं हो सकता। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि फिर नौ मुंतखब वज़ीर ख़ज़ाना हमाद अज़हर ने भारत से महदूद तिजारती राब्ते बहाल करने की बात क्यों की, जिसे वफाकी काबीना ने मुस्तरद कर दिया। सवाल आज वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास पर भी उठाए जा रहे हैं कि वफाकी काबीना के फैसले के बाद आज के इजलास की क्या ज़रूरत थी। मुखालफीन इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि बगैर सोचे समझे फैसले किए जाएंगे तो फिर जग हसाई भी होगी, रुसवाई भी और पसपाई भी। एक महाज जिस पर हुकूमत को पसपाई का सामना करना पड़ा है वो डस्का का ज़मीनी इंतखाब है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर पीटीआई की दरखास्त मुस्तरद कर दी है। इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा है। लीगी सफ़ों में शादियाने बजाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि दोबारा इलेक्शन का फैसला काफ़ी नहीं, वारदातियों को हिसाब भी देना होगा। वारदातियों से मुराद कौन है और हिसाब कौन लेगा? इन सियासी सवालों से हटकर ज़राए के हवाले से खबर यह भी गर्दिश कर रही है कि डस्का में रीपोलिंग के लिए इलेक्शन कमीशन ने सिक्योरिटी प्लान की मंजूरी भी दे दी है, जिसके मुताबिक इंतखाबात फौज की निगरानी में कराए जाने का फैसला किया गया है। ज़राए के मुताबिक पाक फौज पोलिंग स्टेशन के बाहर तीसरे फेज में तैनात होगी। पुलिस पहले, रेंजर्स दूसरे फेज में तैनात की जाएगी। ज़राए की खबर अगर ये खबर दुरुस्त है तो देखना यह भी होगा कि इस पर नून लीग का रद्दअमल क्या होगा। ब्रॉडशीट तहकीकाती रिपोर्ट की अगर बात करें तो वहां नून लीग से ज्यादा आसिफ जरदारी के लिए खतरात बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि साबिक सदर के खिलाफ स्विस केस फिर खोला जाएगा, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इसका गुमशुदा रिकॉर्ड मिल गया है। अगर ऐसा हुआ तो पीपल्स पार्टी फिर गर्म पानियों में होगी, क्योंकि वो अपोजिशन इत्तेहाद से पहले ही फासला इख्तियार कर चुकी है। नून लीग से इसकी मुखालफत बढ़ती जा रही है और सबसे अहम मामला मरीम नवाज की खामोशी है, जिसे लेकर अफवाहें गर्म है कि वो इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने वाली हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की पेशगोई है अगले 10 से 15 दिन में रावलपिंडी के गिरदो नवा में मरियम की बीमारी मरकजी खबर होगी। इनकी मेडिकल रिपोर्ट्स का चर्चा होगा, लेकिन इमरान खान नवाज शरीफ की तरह इन्हें बाहर जाने की इजाज़त दें, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। इसका जवाब यह है कि अगर अदालत ने इजाज़त दे दी तो फिर इमरान खान क्या करेंगे। आज इन्हीं अफवाहों पर बात करेंगे। क्या मरीम नवाज की बैरून मुल्क जाने की कोई डील हो चुकी है या हो रही है? क्या उनकी खामोशी सियासी करंतना इसी वजह से है? इसी का जायज़ा लेते हैं असद खरल बाबा डोगर साहब से मिलकर। खरल साहब, वो जिस तरह ऐलान नहीं होता, ख़वातीन व हज़रात, मरीम नवाज साहिबा की टेस्ट रिपोर्ट्स आने का वक्त हुआ चाहता है, आप तज्जिया उसी के मुताबिक करें, ऐलान ख़त्म हुआ तो ये अपोजिशन और पीडीएम और हुकूमत इसी के मुताबिक अब अपनी तैयारी कर लें। तो ये कैसे हो जाता है? शेख रशीद साहब कह रहे हैं, राणा सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि जी अगर किसी की आदत करने, उनके रिश्तेदार बाहर हैं, उनसे मिलने जाना पड़े, अपने इलाज के लिए जाना पड़े, या मियाँ नवाज शरीफ साहब के कोई ट्रीटमेंट होता है उसके लिए वो चाहेंगे कि मरीम साहिबा वहाँ हो। और इसी तरह से आज़म नज़ीर तारड़ साहब, जो अब पहले भी बड़े वकील थे, अब तो बिल्कुल करीब हैं, उन्होंने कहा है टेलीविज़न पर कि ये उनका आईनी और कानूनी हक़ है मरीम का कि मुल्क से बाहर जाए, और अगर हुकूमत नहीं जाने देती तो अदालत से फैसला लेंगे। क्या किया जाए? मेरा ख्याल आप बता दें खुद ही कि अदालत से फैसला जब उन्होंने लेने का ठान ली है और सेनेटर हैं, बड़े नामवर वकला हैं, तो जारी बात है वो कह सकते हैं। हम तो कहेंगे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आ जाएंगे, वो बड़े वकील हैं। तो ये है ना कि हम अदालत से जाकर अदालत से फैसला लेंगे। मतलब ये है कि इससे तो ये सीगा आ रहा है या समझ मुझे आ रही है जो एक लेमैन को, कि फैसला उन्होंने जो यानी डिज़ायर उनकी है कि मरीम साहिबा का फंडामेंटल राइट है, वो बाहर जाने से कोई रोक नहीं सकता। हुकूमत रोकेगी तो हम अदालत से फैसला लेंगे, यानी अपनी फेवर में बात कर रहे हैं ना, कोशिश वो खिलाफ तो नहीं बात कर रहे। इसका मतलब यह है कि अदालत में जाएंगे, दरवाज़ा खटखटाएंगे, इंसाफ के लिए, वो तो बात समझ आती है। हम तो यही कह सकते हैं, लेकिन लेना जो है ये तो छीनने वाली बात और उस तरह चीज़ चली जाती है। मामला ये है कि शेख रशीद साहब ने 2-3 चीज़ें बातें कही हैं जी। एक तो ये है कि उन्होंने कहा रावलपिंडी इस्लामाबाद के गिरदो नवाब में ये खबर गर्दिश कर रही है कि मरीम नवाज साहिबा का जाना ठहर गया, जिससे ये लग रहा है
फिर उन्होंने कहा कि दूसरी चंद दिनों बाद आप देखेंगे कि मीडिया के अंदर एक 10-15 दिनों के अंदर एक हेडलाइंस और बुनियाद जो सारे बड़ी प्रोग्राम खबर होगी वो उनकी होगी रिपोर्ट्स पर। मरियम साहबा की रिपोर्ट्स पर। अदनान जो उनके हैं, जो डॉक्टर अदनान जो फैमिली फिजिशियन है, वो पाकिस्तान आपको पता है आ चुके हैं। राना सनाउल्लाह साहब का आपने खुद बताया कि वो अंदिया दे चुके हैं। शाहिद खान अब्बासी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो अंदिया दे चुके हैं कि जनाब अगर मेरी, आपको पता उनके भी अजीज़ो कारब बीमार थे तो उनका नाम ECL में भी था, तो उन्होंने कहा मैंने रिक्वेस्ट की, मैं गया। अच्छा, फिर जिस तरह तारड़ साहब की बात कर रहे हैं, मरियम तो साहब खुद कह चुकी अल्टीमेटली हैं। मरियम साहब खुद मेरी पहले भी कह सर्जरी चुकी होनी है है। कि मेरी सर्जरी थी, फिर अब रिपोर्ट थी। ये अब जब- वो ठीक है, ट्वीट उन्होंने किया है नहीं, उसमें कि भी जी बड़ा- मैं इलाज करके जाऊंगी, हाँ, क्योंकि इलाज जो है ना जाऊंगी। वो तो 2023 तक इलाज आप नहीं कर सकती। हुकूमत का इलाज तो 2023 तो ये भी तो तक जो होता है आईनी मुद्दत है कि ज़िमनी इलेक्शन वो करवा तो लिया, होता यही हुआ इलाज नजर है। नहीं आता। उसामा साहब एक सीट के ऊपर क्या फर्क पड़ता है? नहीं, उन्होंने तो देखिए, आपने इस्तीफा देने थे, आपने लॉन्ग मार्च करना था, आपने धरना देना था, आपने मिलकर चेयरमैन सेनेट बनाना था, डिप्टी चेयरमैन सेनेट आपके पास अक्सरियत होने के बावजूद वो आपने बनाना था। अपोजिशन लीडर आपका जो था नून लीग का, वो नहीं बना। जरदारी और दूसरा शेख रशीद साहब ने एक और बात भी की है, उन्होंने कहा कि जरदारी साहब जो है वो मज़े में हैं, वो बहुत फ़ायदे में हैं, वो विन विन की सिचुएशन में हैं, वो हार्ड लाइन नहीं लेंगे। तो मामला ये है कि उनका इस वक्त अगर कामयाब किसी ने सियासत खेली है तो वो है आसफ जरदारी साहब। तो अब मामला ये है कि एक और बात उन्हें बड़ी अहम की है उसामा साहब, ये बड़ी गौरतलब बात है, उनका नून लीग पंजाब में बुजदार के साथ है। नून लीग का दिमाग नहीं ख़राब कि वो परवेज़ लाई या हमजा शहबाज को लाए। अब ये बात बड़ी गहरी है, सुन लें। यानी नून लीग से मुराद नवाज शरीफ और मरियम साहिबा। अब कभी भी वो नहीं चाहेंगे क्या मरियम साहिबा या नवाज शरीफ साहब कि हमजा शहबाज को यानी लीड रोल दे दिया जाए पंजाब में? ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। वो शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर-ए-आज़म बना देते शाहिद खान अब्बासी की जगह पे, वो शहबाज शरीफ साहब को पहले सदर बनाते, वो तो बाद में बने। अब जब उन्होंने देखा कि बिल्कुल ही पार्टी का बेड़ा गर्क हो रहा है, यानी तो ये बात ये है कि बात जरा समझे, मैं यानी अंदर से जो नून लीग की रिफ्ट है, इससे उसकी बू आ रही है, वो ये कोड़ी दूर से ला रहे हैं कि इतना दिमाग खराब कि जो नहीं है। परवेज़ करेंगे नून वही लीग- हमजा कर जाएंगे, पार्टी ना अपने काबू तो में कर दोनों सूरतें बस समझ लेना कि माइनस नवाज और मरियम हो जाएंगे ना। अच्छा, अब लिहाजा इस जो पर आते हैं, नवाज बाबर शरीफ या साहब से- मरियम का धड़ा है वो कभी नहीं चाहेगा कि पंजाब के अंदर तब्दीली की बात हो। अब पीपल्स पार्टी अगर बात कर रही है तो उसके बाद आप देख लें कि वो हमजा से और शहबाज शरीफ साहब से डायलॉग कर रहे हैं, मरियम साहबा से और नवाज शरीफ बाहर साहब से जाने उस की बातें तरीके हो रही से है ना। नहीं है। मामले लेकिन और तक हो मरियम गया। साहबा बाहर अच्छा। जाने के लिए बिल्कुल पर तोल रही हैं, वो ठीक है। रिपोर्ट्स भी बनेगी, खबरें भी आएंगी, हम भी डिस्कस कर रहे होंगे और चलेंगे। अल्टीमेटली लेंगे, मरियम ये- साहब अगर जाना चाहे तो वो चली जाए। आपने भी मोहरे तस्दीक उनको सख्त कर रोक दी है। सको तो रोक अच्छा, लोगे, ट्वीट भी करके चली जाए तो उनको ठीक है। कोई रोक नहीं शहबाज सकता। गिल साहब ने कहा है कि कोई कारोबारी शख्सियत है जिनकी तरफ से पैगाम भी पहुंचाया जा रहा है, उनकी एक वीडियो आई है कि जी ये मुल्की मफाद में होगा, मामलात चलने चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, सब कुछ हो बस रहा ये है। मुल्की वफाद आ तो जाता आप है हर जगह। बाबर डोगर साहब, सिला आपने रहमी बड़ी भी आ खबरें जाती ब्रेक है। की जब मियां नवाज शरीफ साहब जा रहे थे, बीमार हो रहे थे, तो ये मरियम साहिबा को प्लेटलेट्स का मामला हो सकता है या कोई और मामला हो सकता है, क्योंकि सब ये कह रहे हैं, इशारे सब दे रहे हैं। राना सना साहब, ये सारी बात हो गई, असद खलल साहब ने बात कर दी, क्या होगा? उसामा साहब, आप तो वैसे ही हमारी बातें नहीं मानते। नहीं सर, क्यों नहीं? हम माने ना माने, जो मैंने- बात सही मैंने होगी वो आपको- माननी नहीं पड़ेगी। मैंने आपको इस प्रोग्राम में कहा था कि मरियम कुछ बड़ी मुलाकातों के लिए डेस्परेट हुई हैं, कुछ बड़े बड़े लोगों से मुलाकातों के लिए डेस्परेट हुई हैं, और उनके कुछ अपने करीबी अजीज़ रिश्तेदार वो भी भरपूर कोशिश कर रहे हैं किस तरह से मरियम की मुलाकातें करवा दी जाएँ, और मरियम ये चाह रही हैं कि किसी तरीके से वो पाकिस्तान से बाहर चली जाए। इमरान खान प्राइम मिनिस्टर जो उन पर खासा प्रेशर है, और प्रेशर काफ़ी अरसे से है कि मरियम को बाहर जाने दिया जाए। अच्छा, इमरान खान फ़िलहाल स्टैंड लेके बैठे हुए हैं कि जी नहीं, और मुझे लग रहा है कि इमरान खान साहब की सारी कैबिनेट ये चाह रही कि मरियम को बाहर जाने दिया जाए। चंद एक होंगे कि शायद जो रोकें, वरना सारी कैबिनेट यही चाह रही है। तो मरियम का, जिस तरह खैर साहब कह रहे हैं, मरियम का तो बाहर जाना ठहर गया। अच्छा, हाँ, ठहर गया। अब वो बड़ी बीमारी के ज़रिए जाएं या बगैर बीमारी के चली जाएं, ये अब फैसला यही होना है। तो उनके जो वकील हैं उन्होंने तो कह दिया कि बेहतर यही है कि आप उनको वैसे ही जाने दें, वरना फिर हमारे पास कोर्ट के रास्ते खुले हुए हैं। जी जी, तो वो कोर्ट के ज़रिए से चले जाएंगे। अच्छा, ग्राउंड बड़ी मजबूत है, ग्राउंड बड़ी मजबूत। सुन लेना, अगर एक सजा याफ्ता मुजरम 50 रुपए पे स्टाम्प पे बाहर जा सकता है, सर वो तो इलाज के लिए गया ना। देखिए, तो मरियम साहब अभी इलाज के लिए जा रही है।
वो भी तो इलाज क्या के लिए राणा साहब जिन्होंने इलाज यहाँ पे बैठ के हुकूमत का करना था वो तो 2023 तक जाती नजर नहीं आ रही। तो लिहाजा अब वो अपने इलाज बाहर में रखल करवाएंगी, वो ज्यादा उनका हो जाएगा। यहाँ पे इलाज वो करने के काबिल नहीं है। प्लेटलेट्स का तो पाकिस्तान में इलाज नहीं था, तो क्या मरीम साहब को भी ऐसे ये शेख रशीद साहब की बात सुन लें, उन्होंने कहा है कि जो इस पे फैसला इमरान खान का है, यानी वो टांट की है, तंज की है, सुन लेना कि प्लेटलेट्स ज्यादा होती हैं या कम होती है। बेसिकली उनका इशारा नवाज शरीफ साहब को जब प्लेटलेट्स का ये ड्रामा हुआ और उसमें फिर सिला रहमी के इमरान खान साहब ने कहा जी मैं तो डरा दिया गया, तो अब फिर वो कहेंगे कि मरियम साहबा की जान को खतरा है, तो हम बुजदार वज़ीर आला जो पंजाब है और वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर दाखिला सबको और शहजाद अकबर को जो स्टेट मिनिस्टर फॉर इंटीरियर है, हम सब के खिलाफ करेंगे अगर मरियम साहब कुछ हुआ। और जवेल लतीफ की धमकी ऑलरेडी आपके सामने है, उन्होंने तो कहां तक चले गए थे। अभी आजम नज़ीर तारड़ साहब की तो मेहरबानी है, उन्होंने सिर्फ अदालत से फैसला लेने की बात की है, उन्होंने तो पता नहीं कहां से कहां बात कर दी। अब बाकियों का वो कहते हैं मुझे पता नहीं है। और इमरान खान ने कहा है कि नो वे एट ऑल, और पीपल्स पार्टी से जो उन्होंने कहा सेटिंग का तो मुझे पता नहीं, लेकिन पीपल्स पार्टी बदली सी और बेहतर पोजीशन में। मामला ये है उसामा साहब कि ये जो शेख रशीद साहब बातें कर रहे हैं वो भी आपको पता है, पिंडी बॉय भी उनको कई मुख्तलिफ नाम है, पिंडी में रहते हैं, मुख्तलिफ हल्कों से उनकी भी सुनगुन होती है। इस्लामाबाद में ताकतवर मराकज़ से रबते गुजरा, और ये बात जो करते हैं ठीक है, कभी गलत भी उनकी हो जाती है, छोटी कुर्बानी और बड़ी कुर्बानी में बीच में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और बीच में 2-2 3-3 कुर्बानियाँ गुजर जाती हैं, वो कभी कभी ऐसे भी उनका चल जाता है। लेकिन अल्टीमेटली जो बात कर रहे हैं कुछ ना कुछ तो उनके पास है ना। लेकिन कुछ तो बाबर साहब आपने भी मार्च के हवाले से कह दिया था, आपको शायद याद होगा, काफ़ी महीने पहले की बात है, आपने कहा था मार्च में मरीम साहबा का बाहर जाने का होगा, तो वो मार्च में ही एंड पर शुरू हो गया ये मामला। अब ये ECL से नाम निकालने की अभी शेख रशीद साहब कहने की कोई दरखास्त नहीं, क्योंकि वज़ीर दाखिला के पास ही आखिर में आनी है, वज़ीर कानून पर मामला जाएगा, तो इस दफ़ा भी इमरान खान साहब फिर बेबस हो जाएंगे। और ये अजीब बात नहीं है कि पहले भी इस तरह के तबसरे हुए थे। आज हम अपने प्रोग्राम में बातें कर रहे हैं, और चले एक तो है ना कि चले आपके पास अंदर की खबर होती है, ये तो अब उनके लीडर कह रहे हैं, उनकी लीडरशिप बुनियाद पे इमरान खान जा रहे थे कि मैं खबर आपको देता हूं। तो अजीब नहीं लगेगा हमें डिस्कस करते हुए, तजिया करते हुए कि हम पहले से हमें पता लग गया था कि मरीम की रिपोर्ट्स आ जाएंगी, पे इमरान खान साहब ऐसी ग्राउंड्स हो जाएंगी, बाहर चली जाएंगी और अदालतें भी मजबूर हो जाएंगी कि उनकी बुनियाद पर उनको बाहर जाने देंगी। अजीब बात। एक मिनट, नवाज शरीफ साहब जो हैं उनके बारे में भी सारे कहना शुरू हो गए थे कि वो बाहर जाएंगे, और जबकि नवाज शरीफ खुद ये कह रहे थे कि मैं किसी सूरत में बाहर नहीं जाऊंगा, सारा मीडिया कह रहा था कि इन्होंने बाहर जाना है। ये बिल्कुल रिप्ले है। आप देखें कि चीज़ें पहले से स्क्रिप्ट हो जाती हैं, चीज़ें जब पीछे से स्क्रिप्टेड हो जाती हैं तो फिर वो एक हवा चल पड़ती है, और जब वो हवा चलती है वो फिर अल्टीमेटली जिसने उड़ना होता है वो उड़ के चला जाता है। तो ये भी सारा स्क्रिप्ट का हिस्सा है। मरियम ने अल्टीमेटली, मरियम डेस्परेट थी, वो जाना चाह रही थी, लेकिन उसमें मेरा ख्याल है कि उसमें इमरान खान साहब जो थे वो थोड़ा सा वो नहीं चाह रहे थे कि क्योंकि उनका एक नैरेटिव जो है वो ख़त्म हो जाता है। अगर नवाज शरीफ भी चले गए, मरियम भी चली गई, नवाज शरीफ का सारा ख़ानदान चला गया, वो मरियम आखिरी फ़र्द है शरीफ ख़ानदान की पाकिस्तान के अंदर, अगर वो भी चली गई तो पीछे तो फिर कोई भी नहीं रह गया। फिर आप वो तो गए तो फिर आप किसके खिलाफ पर्चे दर्ज कराएंगे? कैप्टन सफदर साथ ही जाएंगे, वो पैकेज का बेचारे वो इस्तीफा, वैसे तो उन्होंने अपनी पार्टी बनाई हुई है दमादों की, तो वो तो कह रहे कि मैं उसका कुर्बानी के लिए उन्होंने रखे हुए हैं, वो नहीं सर, अब तो कुर्बानी के लिए नहीं रखे, लेकिन इधर जो सफदर, कैप्टन सफदर तो कुर्बानी के लिए रखा गया। मेरा ख्याल है वो भी जाएंगे, तो शीन लीग रह जाएगी फिर पीछे, फिर शीन लीग रह जाएगी, गलियां हो गई सुजियां ते विच मिर्जा यार फिरे। अब शहबाज मियां साहब जो कहते थे अगर जीना जिल्लत से हो तो मरना अच्छा, अब पता नहीं मिर्जा शहजाद अकबर फिरते हैं या शहबाज का क्या होगा। मरियम साहिबा जो कहती नहीं है कि ये मुझे प्लेट में रखकर भी पासपोर्ट ये सारा कुछ देंगे तो मैं नहीं जाऊंगी, मुझे ये मिन्नत साहब, यही अल्फाज नवाज शरीफ यही कुछ कहा करते थे। उन्होंने अस्पताल में जो हमें खबरें बाहर आई थी, वो उन्होंने पासपोर्ट दीवार पे मार दिया था कि मैं किसी सूरत बाहर नहीं जाऊंगा। सारा खानदान तरले मिन्नतें करता रहा। जब वो वहाँ पर हॉस्पिटल नैब की कस्टडी में थे, उनको कहा गया कि जनाब आप अस्पताल इलाज करवाने जा रहे हैं, उन्होंने कहा मैं किसी सूरत में नहीं जाऊंगा, मैं एम्बुलेंस में नहीं बैठूंगा। उसके बाद शहबाज शरीफ को बुलाया गया, उन्होंने समझाया, उनकी वालदा को बुलाया गया, उन्होंने समझाया कि अल्लाह का नाम है, चले जाओ बाहर जाके, सिर्फ कहानियां मीडिया को और अपने आप को हीरो बनाने के लिए छोड़ दे। वही नवाज शरीफ जो है वो टाटा टाटा बाय 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 करते यहाँ से चले गए। तो ये कहानियां तो ये पुरानी कहानी है। अगली खबर पर जाना है, लेकिन क्या इससे कोई पॉलिटिकली आपको नुकसान नहीं होता कि आप झूठ पर झूठ बोलते हैं,
और अब कह रहे हैं कि ईद के बाद एक चाहे पीपल्स पार्टी नहीं भी आती तो मुस्लिम लीग नून, पीडीएम भी ना आए, मुस्लिम लीग नून एहतजाजी तहरीक चलाएगी, जलसे करेगी, तो लोग क्या पागल हैं जो निकलेंगे कि यार मुस्लिम बाहर जाना होता है, अब पता नहीं अब जलसे नवाज शरीफ बाहर बैठे हैं, मरियम साहब जाने के लिए पर तोड़ रही है, तो नून लीग की नाम उसका बदलना ही पड़ेगा। एतजाज हसन साहब कह रहे हैं 10-10 करोड़ लगता है एक एक जलसे में, तो ऐसे नहीं पैसे आ जाते, ये बड़ी अजीब बात। अच्छा, अब एतजाज हसन साहब से अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर आ जाए तो आसिफ अली जरदारी साहब का ये मामला आ गया है कि गुमशुदा वो डॉक्यूमेंट्स सारे थे वो गायब किए गए थे। फवाद चौधरी साहब, मुझे पता है आप बाबर साहब क्या कहेंगे फवाद चौधरी के बारे में, लेकिन अब सबसे आगे वो हैं। पहले वो वकील थे जरदारी साहब के, अब वो मुखालिफ वकील बन गए हुए हैं और वो कहने के ये तो पहले रिकॉर्ड गायब कर दिया गया था, अब हमारे हाथ आ गया है तो ये केसेस दोबारा शुरू हो सकते हैं। तो पहले भी ये कहा गया था, मुझे याद है इसहाक डार साहब जब आए और वजीर ख़जाना बने, उन्होंने 200 अरब डॉलर की बात की थी शायद स्विस बैंक को, उन्होंने कहा जी हमने वापस लाने हैं। फिर उसके बाद ऐसा ही गायब होता है केस, मुकर गए, हर दफ़ा ये स्विस केस उठता है और उसके बाद ये 90 की दिहाई से चल रहा है, उसके बाद ऐसा दबता है कि किसी की जरूरत ही नहीं होती। तो बाबर से ये क्या कोई जिन्नात होते हैं जो ये गायब कर देते हैं डॉक्यूमेंट्स, और क्या चक्कर होता है, या ये फिर ये सारा घन चक्कर है, ये दोबारा तो नहीं पीडीएम को जोड़ देगा? क्योंकि आपने कहा था कि जब नैब बुलाएगा तो सब इकट्ठे होंगे। उसामा साहब, मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि ये तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने भी तो कहना ही है ना कि हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो वो बस कौम का टाइम ज़ाया हो रहा है। मैं तो ये समझ रहा हूँ नैब का टाइम ज़ाया होना है, कौम का टाइम ज़ाया होना है, रिसोर्स का ज़ाया होना है, इससे आगे कुछ नहीं होना। आपने इतने बड़े बड़े केसेस वो निकाले, वो ओमनी ग्रुप, वो लाखों के जनाब गोलगप्पे वाले के पैसे, फलाने के पैसे, उसके पैसे, अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग, सारा कुछ, वो अल्टीमेटली कहाँ पर गया मुझे बताएं। यहाँ पर खरल साहब ने इतने बड़े दस्ते, ये किताबें हैं डोगर साहब ने 99 में लिखी थी, इसमें सारी वो चीजें सारा कुछ ला के रख दिया। इसके अंदर आखिर में आप मुझे गुमशुदा रिकॉर्ड है इसमें छपा हुआ, आखिर में आप मुझे बताएं कि निकला क्या ये सारा। सर अभी अब नवाज शरीफ लंदन के फ्लैट, फलाने फ्लैट्स, ये वो, मरियम की ज़मीनें जायदादें, शरीफ ख़ानदान के अरबों रुपए के सासे, उनके बाहर कारोबार, ये वो, उसके सारा कुछ, इतना कुछ मटीरियल, अल्टीमेटली वो बाहर चले गए, मरियम ने बाहर चले जाना है, बच्चे सारे उनके बाहर हैं। अब ये एक नया लॉलीपॉप के जी, अब एनफ इज एनफ, अब मियाँ साहब को बुलाएंगे, अब ये आगे अगली में कहानी सुनाता हूँ, मियाँ साहब को लेके आएंगे, मियाँ साहब को बुलाएंगे, और भाई आपने खुद ही तो भेजा है, अब आप कैसे लेके आएंगे? मरियम को भी आप खुद ही भेजेंगे और बाद में उसको भी लेके आएंगे। साहब ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड होती है, इमरान खान साहब को फिर तरस आ जाएगा। तो जरदारी साहब अच्छे हैं ना, यहीं पर हैं, बिलावल अच्छे हैं ना, यहाँ पर तो हैं, अपनी पार्टी को उनको पता है कि हमारा कोई बाल भी बीका नहीं कर सकता। जरदारी साहब को पता है कि उनका कोई बाल बीका नहीं कर सकता। उन्होंने जो खल साहब एक मिसाल दिया करते ना, ये नैब, ये आपने पूरा जोर लगा लिया, वो अपने घर बैठे हुए हैं, कोई 1 रुपया उनसे निकलवा नहीं सका। मुझे तो तरस आता है हुकूमत पे कि अवाम की इतनी हार्ड एंड मनी जो है वो सारी ज़ाया हुई इतनी। और इमरान खान साहब के ऊपर भी कि उन्होंने इतने बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन बदकिस्मती ये है कि आज इदारों की वजह से वो कल को जवाब दे तो इमरान खान होना पड़ेगा। बेशक नैब इंडिपेंडेंट इदारा, FIR चले उनके मुताबिक है वजारत दाखिला के, नैब तो बज़ाहिर ऑटोनमस बॉडी है, इंडिपेंडेंट इदारा है, सुप्रीम कोर्ट भी करार दे चुकी है, किसी मिनिस्ट्री के नीचे नहीं है, वो अपना उनका चेयरमैन है, अपना कानून है, डेडिकेटेड उनकी कोर्ट्स है, आपको पता है। देखिए पीपल्स पार्टी साफ कह रही है कि वो इलेक्शन कमीशन के लिए या इलेक्शन रिफॉर्म्स के लिए, बेहतर है इलेक्शन रिफॉर्म्स के लिए बिल्कुल बातचीत करने को तैयार है, और ये कह रहे हैं कि अगर हमने ये इस्तीफे दे देने हैं तो फिर कौन कराएगा इलेक्शन? रिफॉर्म्स कैसे होंगे? मैं आपको एक बात तो वो फिर खटाई में नहीं पड़ जाएगा अगर जरदारी साहब के खिलाफ आप जाएंगे, हुकूमत जाएगी तो। ये आने वाले दिनों में गवर्नमेंट का नैरेटिव भी बदल रहा है। मैं आपको एक और खबर दे रहा हूँ, अच्छा, बहुत बड़े पैमाने पे तब्दीलियाँ हो रही हैं। ये पीर या मंगल को आप देखेंगे, अच्छा, कैबिनेट में बड़ा रीशफल होगा, फेडरल मिनिस्ट्रियों में रीशफल होगा, फेडरल ब्यूरोक्रेसी में रीशफल होगा, प्रोविंशियल ब्यूरोक्रेसी में रीशफल होगा, और बहुत चीज़ें आगे पीछे होंगी। अब मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब को ये एहसास हो गया है कि अब ये जो नैरेटिव है ना कि इनको पकड़ लो, बंद कर दो, ये कर दो, वो कर दो, अब इट विल नॉट वर्क, ये काम नहीं करेगा। अब अल्टीमेटली डिलीवर करना है, और डिलीवरी के बगैर चारा कोई नहीं है। तो डिलीवरी के लिए मुझे लग रहा है कि इमरान खान साहब खासे सीरियस हो गए हैं। अच्छा। और उनका ख्याल है कि ये जो अब पहले बाहर के गंद को तो छोड़ें, पार्टी के अंदर जो गंद है ना उसको साफ़ करें। और आगे आपको पता है कि इलेक्शन के में भी 2 साल रह गए हैं,
तो अब आप देखेंगे कि अब वही स्टे करेगा जो परफॉर्म करेगा। लेकिन एक लिस्टें बन रही हैं तो बड़े चीज़ें फेडरल गवर्नमेंट में डॉक्टर साहब अब आपको आगे बात रोटेशन पॉलिसी पहली दफ़ा अमल दरामद होने जा रहा है। लिस्टें तो पहले भी बनती रही लेकिन अब अमल दरामद होने जा रहा है। और आप देख रहे हैं कि पंजाब से बहुत सारे लोग, कुछ लोगों को तो मैं जानता हूँ जो ताकतवर ब्यूरोक्रेट थे शहबाज शरीफ के दौर में, नैब हुकूमत पंजाब, उनके ऊपर जो है अब उसने बिल्कुल फोकस कर लिया। पहले तो वो कलीदी उहदों पे फिर भी पुरकशिश उहदों पे थे, अब वो रिडार पे आए हैं पहली मरतबा। फिर बहुत सारे लोग इस्लामाबाद आप जाते देखेंगे, यहाँ से ब्यूरोक्रेट जो बड़े ताकतवर, कुछ इस्लामाबाद के अंदर जो ब्यूरोक्रेट बैठे हैं फेडरल जो सेक्रेटरीज और मुख्तलिफ उहदों पे, वो नैब या और हुकूमती अताब के सामने आपको नज़र आएंगे जो कि पहले वो बचे हुए थे। उनके ऊपर नैब के केसेस थे, एंटी करप्शन में कुछ इंक्वायरीज थी और बहुत सारी दबी हुई थी, हुकूमत पंजाब के अंदर थी। तो इस तरह के मामलात भी हैं। फेडरल कैबिनेट के वाले से डोगर साहब ने बात की, बिल्कुल इसमें अच्छा होगा क्या कि किसी को इजाफी चार्ज दे दिया जाए, किसी को एक कलमदान दे दिया जाएगा, कोई 2-3 नए शेरे शामिल कर लिए जाएंगे, वो तो वही पुरानी चीज़ें। सही। अब जो अभी आप बात कर रहे हैं उसामा साहब, जो फवाद चौधरी की आपने बात की, ब्रॉड की जो शीट कमीशन है उसने जो कहा है कि सिरे माल का जो सारा मामला है और स्विस अकाउंट्स का उसको रीओपन किया जाए। अब आपको पता है इसमें जरदारी साहब को बरीयत कैसे मिली थी? 2 चीज़ें हुई थी। एक तो ये है कि जब उन्होंने पैसे निकलवाने का इशू था तो आपको पता है सुप्रीम कोर्ट कह रही थी बार बार खत लिखें, और खत इसलिए नहीं लिखा जा रहा था कि अगर उस टाइम खत लिख देते, पहले तो उन्होंने जवाब अपनाया कि जनाब सदर पाकिस्तान है, चूँकि इम्यूनिटी है तो लिहाजा वो खुल नहीं सकते, ठीक है। उसके बाद इनको चूँकि वकील भी बड़े बड़े माशाल्लाह इनके हैं, और उसके बाद गिलानी साहब को घर जाना पड़ा खत ना लिखने की पैदाश में। जब वो टाइम बाद हो गया उसके बाद खत लिख दिया गया दूसरे राजा परवेज अशरफ ने। अब उसके बाद हुआ क्या कि जरदारी साहब की जो बरीयत हुई, एक तो उधर से फिर पैसे उन्होंने निकलवा लिए, ऑन भी कर लिया, यहाँ वहाँ से आगे रिशफल भी कर दिए। उसके बाद क्या हुआ कि जो जरदारी साहब की बरीयत पता कैसे हुई, जब इनको सज़ा होने लगी टेक्निकल जस्टिस हमेशा, उस वक्त नैब के जो दरबारी चेयरमैन थे उन्होंने रिकॉर्ड जो ओरिजिनल था वो अपने पास काबू कर लिया। अदालत ने कहा रिकॉर्ड लाए, उन्होंने फोटो कापियाँ पेश कर दी, उनका ये तो फोटो कापी इस पर सज़ा नहीं दे सकते, एक्विट करते हैं। जब वो एक्विट हो गए, ये मैं बात कहानी को अफसानवी किस्सा नहीं सुना रहा, ये अभी की बात है, कोई दाइयों की बात नहीं है। जब वो ये उनको एक्विटल हो गई, उसके बाद क्या किया नैब ने, ड्रामे के लिए। अब नैब ही है, जो भी बंदा अगर चेयरमैन गंदा अंडा ऊपर बैठ जाए तो मैं तो नैब इदारा तो नैब ही है ना। सर ब्रेक है। अच्छा, उन्होंने क्या किया कि वो जो ओरिजिनल रिकॉर्ड था ना जो फॉर्चून कह रहे हैं वो कोई गुमा नहीं था, वो जाकर अदालत में रख दिया। फैसले के बाद उनका जी वो मिल गया, यानी जब फैसला हो गया अब ये सारी चीजें उसामा साहब ये 99 लिखी उसमें सारी चीजें लगी हुई हैं। चलिए ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद होंगे गुलाम मुर्तज़ा, उनसे बात करेंगे। ये काबीना के फैसले के बाद दोबारा एक फैसला आया है कि जब तक मकबूजा कश्मीर का मामला उस तरह से नहीं आता जिस तरह पहले था, आर्टिकल 370 वाला, तो तब तक कोई तिजारत नहीं भारत के साथ हो सकती। ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं। अब पता चला। अब पता चला। पाकिस्तान में भी कैसी कैसी खबरें आती हैं, कमाल ही है। पाकिस्तान में ही ऐसा हो सकता है कि पहले ईसीसी की तरफ से मंजूरी दी जाती है कि भारत से चीनी और कॉटन दरामद की जाए, यानी तिजारत एक तरह से ओपन की जाए। फिर उसके बाद होता यह है कि काबीना का इजलास होता है और उसमें वजारत तिजारत और वजारत टेक्सटाइल, ये दोनों तिजारतें अगर देखें, ये दोनों वजारतें जब देखें तो ये इमरान खान साहब के पास हैं। फिर इमरान खान साहब बतौर वज़ीर-ए-आज़म वहाँ पर मौजूद हैं और वहाँ पर ये फैसला होता है कि नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता ये किसने फैसला किया। और फिर खबर ये भी आती है कि हमादत साहब ने कहा जी 2 हफ्ते पहले आपके हवाले से ये बात हुई थी, आपने यानी इस तरह की डायरेक्शन दी थी। अब दोबारा एक इजलास हुआ आज और उसी बारे में हम बात करते हैं। गुलाम मुर्तज़ा साहब से, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमें ज्वाइन कर रहे हैं। गुलाम मुर्तज़ा साहब, आज भी ये फैसला हो गया कि अब ये इन प्रिंसिपल डिसाइड हो गया है या अब भी कोई गुंजाइश है कि कमेटी बैठेगी और वो ये कह सकती है कि नहीं, पाकिस्तान के मफाद में यही है कि भारत से ही ये जो ज़रूरी चीज़ें वो दरामद की जाएँ। आखिर लाइफ सेविंग ड्रग्स का भी मामला आ जाता है, या अब ये फैसला हो गया कि जिस तरह कहा जा रहा है जी कि कश्मीर के मामले में इसका हल किए बगैर, या जो आईनी सूरत हाल पहले थी 5 अगस्त 2019 से पहले, जब तक वहाँ वापसी नहीं होती तब तक कोई बात नहीं होगी। जी बिल्कुल, अभी ये फ़ैसला हो चुका है और प्रिंसिपली ये फ़ैसला किया गया है कि मकबूजा कश्मीर की आइनी हैसियत जो पहले 5 अगस्त 2019 से पहले थी, उस तक अगर भारत वापस नहीं जाता तो भारत के साथ ट्रेड प्रिंसिपली नहीं की जाएगी। ये आज 2 टोक फैसला है
और जिस तरह से एक मखमसे की सूरत हाल थी वो उसमें से बिल्कुल बाहर निकल आए हैं और गवर्नमेंट ने ये प्रिंसिपल डिसीजन कर लिया है कि 5 अगस्त 2019 से पहले जो कश्मीर की मकबूजा जम्मू कश्मीर की सिचुएशन थी, अगर कश्मीर उस सूरत हाल पे वापस जाता है जो एनेक्सेशन भारत ने की है और उनकी सुप्रीम कोर्ट ने उसको वेट किया है और अपना हिस्सा बनाया था कश्मीर को, अगर वो इस सूरत हाल को वापस लेता है तो उसके साथ ट्रेड होगी, अदरवाइज उसके साथ ट्रेड नहीं। अच्छा मुर्जा साहब, अभी आपने कहा कि मकसद की सूरत हाल से जो दुचार हुआ है ये किसने किया है? ये वज़ीर आज़म इक़्तिसादी राब्ता जो कमेटी है, ये सारी वजारतें हैं और ये अचानक से तो नहीं होगा, फिर पब्लिकली अनाउंस करना और उसके बाद फिर ये सारी चीज़ें होना और दोबारा फिर ज़ैली कमेटी बनाना, ब्रीफिंग लेना, फिर डेफर करना मुस्तरद करने के बजाय आगे फिर एक कमेटी को जो टास्क दिया गया। तो ये सारा जो है ये क्यों एक सारा क्योस किसने क्रिएट किया, कौन जिम्मेदार है इसका? खरल साहब, अगर इसको देखा जाए इसी तरह से जिस तरह से टोक मौक़िफ़ आज लिया गया है, अगर इसी तरह से देखा जाए तो मशीर तजारत हैं रज़ाक दाऊद, उन्होंने समरी तैयार की थी, लेकिन कानूनी तौर पे आइनी तौर पे मशीर जो हैं वो किसी समरी पे साइन नहीं कर सकते। जो रूल्स ऑफ बिज़नेस है उसके मुताबिक वो अपनी सिफारशात मशावरत देते हैं और उस मशावरत को जो इंचार्ज वज़ीर है या वज़ीर हो, तो तजारत के वज़ीर इंचार्ज वज़ीर आज़म इमरान खान ख़ुद हैं, उन्होंने उस समरी को मंजूरी दी उसकी और उसको मंजूर करके ईसीसी के लिए फॉरवर्डिंग उसके ऊपर लिखा गया कि इसको इक़्तिसादी राब्ता कमेटी में ले जाया जाए। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने इसके ऊपर डेलिब्रेशंस की और क्योंकि समरी प्रिंसिपली वो वज़ीर इंचार्ज जो हैं इमरान खान उनके नाम से ज़ाहिर है वो गई थी, तो वो अप्रूवल उसकी हो गई और अप्रूव होने के बाद फिर हम जैसे आप जैसे बाकी तमाम लोगों की जानिब से इसके ऊपर सवालात उठाए गए कि हमारा क्या मौक़िफ़ था और पाकिस्तान का क्या मौक़िफ़ है, रियासत पाकिस्तान क्या सोचती है, पाकिस्तान के अवाम क्या सोचते हैं। तो फिर इसको कैबिनेट में अप्रूवल के लिए लाया गया तो इसे डेफर कर दिया गया। लेकिन तो मुर्जा साहब, वज़ीर आज़म क्या बगैर पढ़े समरी को साइन कर देते हैं या उनको बाद में ख्याल आ जाता है, भूल जाते हैं कि हमारा दो टोक मौक़िफ़ क्या था? पहले ही उन्होंने कहा था कि जब तक आईनी हैसियत वापस नहीं आएगी हम नहीं करेंगे। तो अभी ये क्या वजह सारा करके उसके बाद फिर दोबारा इसमें मुर्जा साहब, इसमें जो मेरी इनपुट है वो ये है कि मैंने देखा कि वफाकी महकमों के दरमियान कोऑर्डिनेशन नहीं है। ये ईसीसी का जो एजेंडा बनता है उसका एक सेट प्रोसीजर है, उसमें रूल्स के मुताबिक असम्बली एक डिपार्टमेंट इनिशिएट करता है, 3-4 डिपार्टमेंट्स की उसमें इनपुट आती है, उसके बाद वो कैबिनेट डिवीजन में जाती है, कैबिनेट डिवीजन से वो फिर सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर के पास जाती है, वहाँ से फिर ईसीसी में एजेंडा आता है। मसला ये है कि जब कैबिनेट डिवीजन में जाती है तो उस वक्त सारे स्टेक होल्डर जो है उनसे उस पर इनपुट ली जाती है। पहली बात तो ये है कि वहाँ पर इंडिया का नाम कैसे आ गया जब इंडिया नेगेटिव लिस्ट में था। चले रेट्स कॉमर्स मिनिस्ट्री ने मांगे, उसमें से उन्हीं ममालिक से मांगे जा सकते हैं जो नेगेटिव लिस्ट में नहीं है। इंडिया का रेट कैसे आ गया? फिर जब इंडिया का रेट आया तो फिर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स को क्यों नहीं कंसल्ट किया गया कि जनाब ये इंडिया के साथ हम ट्रेड कर सकते हैं या नहीं कर सकते? और मैं हैरान हूँ कि उसी तरह से समरी पकड़ के प्राइम मिनिस्टर की टेबल पे जाके रख दी गई कि एक प्रोसीजर ये है कि इंटर डिपार्टमेंटल कंसल्टेशन होती है ईसीसी का एजेंडा सेट फाइनल ड्राफ्ट सेट करने से पहले। मुझे तो लग रहा है कि वो भी कोई नहीं हुई और इसी तरह हौच पौच में चीज़ें चल रही हैं, अल्लाह तवक्कली। क्या ख्याल है मुर्जा साहब? देखें, जो आपने जिस तरह से सिंक्रोनाइजेशन की है बिल्कुल ऐसे ही है कि समरियाँ तैयार होती हैं, समरी तैयार होने के बाद ये सबमिट होती हैं ईसीसी में। ईसीसी भी कैबिनेट कमेटी ही है, कैबिनेट की, क्योंकि आपने देखा होगा कि हफीज़ शेख साहब को इसलिए हटा दिया गया था कि आप किसी भी कमेटी की जो सदारत नहीं कर सकते क्योंकि आप मुंतखब नुमाइंदे नहीं हैं। और वो ईसीसी आप जानते हैं कि इक़्तिसादी राब्ता कमेटी तमाम
आपके इकोनॉमी के तमाम फैसले वो करती है, तमाम फिगर्स बिल्कुल, सब कमेटी है कैबिनेट उसको की। डिसाइड करती है। लेकिन रिकमेंडेटरी है, इट्स नॉट बाइंडिंग खुद नहीं है हम- उसका। वो रिकमेंडेटरी है, सजेशन दे सकती है, रिकमेंडेशन दे सकती है, बाइंडिंग नहीं है कैबिनेट के ऊपर उसका फैसला या उसकी जो रिकमेंडेशन है। नहीं, जो इक़्तिसादी राब्ता कमेटी है वो डिसाइड करती है चीज़ों को, और डिसीजन में आप अगर लेके जाएं डिसाइड जरूर तो करती है, लेकिन वहाँ पे सिफारिशात मुरतब करती है। उसकी हतमी जो मंजूरी है, जब तक कैबिनेट अप्रूवल नहीं देती, हमारा आइन भी यही कहता है और सुप्रीम कोर्ट की और अब तो सर, जजमेंट्स कैबिनेट भी की आ सब गई। कमेटी है, सब कमेटी है ना। उसकी हैसियत नहीं, उसकी हैसियत अच्छा, कैबिनेट की है। कैबिनेट की है, लेकिन वो नहीं, कलेक्टिव फैसला नहीं, कैबिनेट नहीं, का होगा ना। वो तो नहीं। प्राइम मिनिस्टर को भी अब सुप्रीम कोर्ट ने बाहर कर दिया है, उसको भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि कलेक्टिव वो सब कमेटी है। लेकिन आप ये देखिए कि कंसर्न क्या होती हैं चीज़ें किसी भी सूरत हाल के ऊपर। सबसे पहले तो कंसर्न मिनिस्ट्री होती है। अगर वजारत इंडस्ट्रीज़ जो है वो ये डिसाइड करती है कि हमारी इंडस्ट्री में ये कुव्वत नहीं है, वो चीनी, आटा, कपास और फलां चीज़ें जो हैं वो मैनेज नहीं कर पा रही है, तो हमें उसको यहाँ पे मोनोपोली ठीक करने के लिए बाहर से लानी है। टीसीपी को वो करदारा देते हैं कि आप ये चीज़ें लाएं, तो उसकी सबसे पहला डिसीजन उस मिनिस्ट्री का होता है। उस मिनिस्ट्री ने फिर अपनी जो भी सिफारिशात होगी वो पेश करनी है ईसीसी में। ईसीसी में क्योंकि तमाम सेक्रेटरीज बैठते हैं और बाकायदा ये एक छोटी आप उसको इकोनॉमिक कैबिनेट कह सकते हैं, उसमें जाके फिर ये डिसाइड करते हैं। फिर इसका एक नॉमिनल सी इसकी अप्रूवल होती है, वहाँ जाती है। तो ये क्योंकि मीडिया में इतना बाहर आ गया इशू और बहुत ज़्यादा बातचीत इसके ऊपर हुई, इस तरह की 20 समरियाँ हैं जो वहाँ जाती हैं और किसी को पता भी नहीं चलता। और बात का ये होता है कि एक और खबर ये है कि वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब गिलगित बल्तिस्तान में हैं और गालिबन 8 अप्रैल को वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी वहाँ जा रहे हैं। तो क्या जो वहाँ से डिमांड भी आई है, रेजोल्यूशन भी आया गिलगित बल्तिस्तान असम्बली से कि उसको प्रॉपर एक सूबा बनाया जाए, उसको भी आईनी हुकूक उस तरह से हों, तो इस तरफ अब बढ़ा जा रहा है, उस तरफ ये पेशरफ्त है, वहाँ जाकर चीज़ें फाइनलाइज होनी है? जी बिल्कुल, उस तरफ पेशरफ्त है, क्योंकि सी पैक के हवाले से जो सूरत हाल है, जो जूं की तूं रुकी हुई है, वो सिर्फ इस फैसले की वजह से है क्योंकि चीन ने 12 जो सी पैक जॉइंट वर्किंग कमेटी है उसमें इस बात को उठाया था कि इसका जो आइनी सूरत हाल है उसको आप शफाफ करें, बेहतर करें और इसको एक सूबे की सूरत हाल जिस तरह से आपने कहा था वो कर दिया जाए ताकि उनकी इन्वेस्टमेंट भी सिक्योर रहे और वहाँ के लोगों को भी उनके तो जो फजलुर रहमान साहब और दीगर लोगों का बढ़ रहे आर्गुमेंट है कि जी वो भारत से हम फिर वो जो अक़वाम मुत्तहिदा में करारदादें हैं जिसमें है कि जी प्लेबिसाइट होगा, उसमें ये इलाका भी शामिल है, तो वो सारा हम खो देंगे, भारत वावेला करेगा, प्रोपेगेंडा करेगा कि देखिए जी आपने भी तो गिलगित बल्तिस्तान को साथ मिला लिया, तो हमने मकबूजा कश्मीर को साथ मिला लिया, तो क्या किया? देखिए ये बिल्कुल आपके बहुत ही वाइजली आपने ये क्वेश्चन है आपका, ये वाक़तन इसी तरह से होगा क्योंकि कश्मीर की क़यादत जो है उनके साथ जब हमारी आज़ाद कश्मीर की क़यादत से बात हुई थी, पहले जब गिलगित बल्तिस्तान को सूबा एक डिक्लेयर करने जा रहे थे तो उस वक्त उनका यही कहना था। लेकिन अगर आप ये देखें कि मुशर्रफ जो फार्मूला है कश्मीर की तकसीम का या कश्मीर के जो फैसला है मुशर्रफ फार्मूले के तहत देखा जाए तो उसमें 2 फ्रीकैन ऑलरेडी अपना अपना जो काम है वो कर चुके हैं, जिसमें चीन जो है वो लद्दाख और बाकी सूरत हाल के ऊपर वहाँ से भारत ने थोड़ा पीछे हटा है भारत उस मामले में। और जो यहाँ पे है आर्टिकल 370 वो अगर उसको आप देखें तो वहाँ पे कब्ज़ा कह लें या उसको एनेक्सेशन कह लें तो भारत ने ये काम किया है। 2 फ्रीक तो इस तरह के काम कर चुके हैं। तो अगर हम ये देखें कि शायद अगर उस मामले की तरफ हल की तरफ बढ़ा जा रहा है तो फिर अगर पाकिस्तान भी ये काम करता है सूबे की हैसियत, आइनी सूबे की हैसियत अगर ये देता है तो उसको ज़ाहिर है कि अवाम की जो अक्सरियत है यहाँ से भी उसको मंजूरी करवानी होगी। ऑर्डिनेंस के ज़रिए से तो ये काम नहीं हो सकेगा, तो इसके लिए आपको पूरा एक लेजिस्लेचर जो तरतीब है वो सीधी करनी पड़ेगी और उसमें पहले वहाँ से होगा, फिर यहाँ से होगा, फिर उसके बाद इसका जो है वो किया जा सकता है। फिर उस वक्त देखा जाएगा कि जो कश्मीरी क़यादत है वो जो सवालात उठाती है या उस दौरान में
जो डिबेट होगी तो वो सही रुख मुतय्यन करेगी गुलाम रज़ा साहब, पाकिस्तान की जो डिप्लोमेसी है उसका। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। NA-75 डस्का का इलेक्शन, पहले पूरा जो सोशल मीडिया था उस पर एक इस तरह का इस्तेमाल जिस पर बड़ा दुख हुआ जजेस के खिलाफ। अब जब फैसला हक में आ गया नून लीग की तो सवाल उठाए जा रहे हैं कि कौन था इस साजिश के पीछे। ब्रेक के बाद अब पता चला। अब पता चला। हल्का NA-75 में ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है और इलेक्शन कमीशन का जो फैसला था उसी को बरकरार रखा है, यानी दोबारा पोलिंग होगी, सारे के सारे हल्के में होगी और तहरीके इंसाफ की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है। लेकिन इस फैसले में एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी तब आ गई कि जब देखा गया कि जस्टिस उमरता बंदयाल साहब बहुत लायक जज हैं, उन्होंने कुछ इस तरह के रिमार्क्स दिए कि जी इलेक्शन कमीशन किस तरह से करता रहा, वो किस तरह ये डिसाइड कर सकता है कि अब क्यों डाटा लाया जा रहा है कि जी जियो उनका डाटा लिया गया है फ़ोन्स का, सारे इस जगह पर मौजूद थे तब आए, अब इसकी कानूनी हैसियत ही कोई नहीं है, फिर इसके बगैर फैसला जब आपने पहले कर दिया तो अब आप इसको क्यों लेकर आ रहे हैं। तो जब इस तरह की उन्होंने बातें कहीं तो इतना सोशल मीडिया पर एक तूफ़ान उठा और फिर अब बहुत सी बातें होती हैं जी पीछे कौन था, मैं इस पर नहीं जाता, लेकिन बहरहाल अब सोशल मीडिया पे कहा जा रही है वो लोग माफ़ी मांगेंगे जो इसके पीछे थे। नून लीग है इसको फतह करार दे रही है, साथ कह रही जी अब इससे मज़ीद कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ये खबरें भी हैं कि इलेक्शन कमीशन अब ये सोच रहा है कि फ़ौज तैनात की जाए। अब दिलचस्प बात यह है कि 2018 के इलेक्शंस में जब फ़ौज की तैनाती हुई थी तो उसके बाद सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म जो मौजूदा PDM है इन जमातों की तरफ से आया था। तो खैर PDM टूट चुकी है, चलें पीपल्स पार्टी, नून लीग इनकी तरफ से आया था। तो अब बाबर डोगर साहब क्या बनेगा अब इस इलेक्शन का? इलेक्शन कमीशन की भी फतह हो गई, नून लीग इसको अपनी फतह करार दे रही है और तहरीक इंसाफ की तरफ से कह दिया गया देखें जी हमारे खिलाफ फैसला आया लेकिन हम इदारों पर अटैक नहीं करेंगे। लेकिन इलेक्शन कमीशन पर तो उन्होंने कर दिया था, इसी हवाले से उन्होंने कहा था इलेक्शन कमीशन इस्तीफा दे। लेकिन सर अब तो देखें ना सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया और सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो वो सभी पे बाइंडिंग है। मसला ये है कि ये तो अब मेरे हिसाब में तो नून लीग जो है उनके मुंह पे तमांचा है। ये नून लीग ने जो 2018 का इलेक्शन हुआ, इन्होंने जनाब वहाँ पर जो प्रोपेगेंडा किया, एक इनके पास एविडेंस नहीं था, कोई एक एविडेंस ये प्रोड्यूस नहीं कर सके और इन्होंने शोर मचा दिया कि जी RTS बैठ गया, ये हो गया, इलेक्शन में धांधली हुई। और धांधली इसलिए हुई कि इसमें फ़ौज जो थी वो इसको सारे इलेक्शन के प्रोसीजर को सुपरवाइज कर रही थी। मसला ये है कि अब फ़ौज के बगैर इन्होंने वो टेस्ट ले लिया, मज़ा चख लिया कि फ़ौज के बगैर ये हालात होंगे कि वहाँ पर जो सारी ज़िले इंतज़ामी है वो सारी, मुझे एक बात बताएं, एक डिप्टी कमिश्नर, एक कमिश्नर, एक SP, ASP, DSP, SHOs किस तरह से हुकूमत वक्त के ख़िलाफ़ जा सकते हैं? किस तरह से इलेक्शन होना है, ख़त्म हो जाना है, उसके बाद अगर वो हुकूमत की हुक्मदुली करते हैं तो वो वापस स्टे ही नहीं कर सकते। तो इससे बेहतर ये नहीं है कि आप वहाँ पे कोई न्यूट्रल बॉडी लगा दें। और फ़ौज, मेरा ख्याल है कि फ़ौज वहाँ पर बड़ा न्यूट्रली, मैंने यहाँ पर देखा फ़ौज ने लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन करवाए, एक पत्ता नहीं हिला, यहाँ पर उन्होंने इलेक्शन करवाए, बड़े अच्छे इलेक्शन हुए। बाकी उसामा साहब यहाँ पर ये एक बदकिस्मती से ये एक रिवाज है कि आज तक किसी हारी हुई पार्टी ने तो ये तो माना ही नहीं कि हमें वोट इसलिए नहीं पड़े या इसलिए नहीं पड़े। उसका सबसे आसान टारगेट होता है जी हमें फ़ौज ने हरवा दिया, हमें जुडिशरी ने हरवा दिया, हमें फलाने ने हरवा दिया। वो स्केप गोट्स ढूंढ रही होती है, कुर्बानी के बकरे ढूंढ रही होती है जिसपे सारा मलबा डालना है। अगर नून लीग हारी और उसमें कोई इंटरफेरेंस हुई तो फिर इनको चाहिए था, अब भी चाहिए कि वो उसका एविडेंस दें, एविडेंस लेके आए। ये दस्का का इलेक्शन में हुआ ना, वही इलेक्शन कमीशन ना, फैसला आ गया, सुप्रीम कोर्ट ने उसकी तस्दीक कर दी, दोबारा इलेक्शन होगा। आज भी ले, अब भी ले 2018 के इलेक्शन की धांधली का, अब भी ले सुप्रीम कोर्ट तो आपसे कह रहा हूं अगर ये समझते हैं कि वहां पर वायलेशन हुई है, ये इनके पास एविडेंस, कोई एक सिंगल एविडेंस नहीं है सामा साहब, एक सिंगल एविडेंस नहीं है। जहां पर एविडेंसेस थे वहां पर सुप्रीम कोर्ट भी आ गई। अगर इलेक्शन कमीशन पे एतमाद नहीं, कोर्ट्स पे एतमाद कर दें, सुप्रीम कोर्ट है, आज भी तो सभी ने एतमाद किया। फिर PTI की रिजर्वेशन थी, उन्होंने भी एतमाद किया कि ठीक है भाई दोबारा इलेक्शन कर दें। क्या बताया जो पार्टी है करते रहे, फैसला होना था हो गया। देखिए उसामा साहब, इलेक्शन अगर सारे फेयर करना चाहते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि फौज के हवाले करें, बेहतरीन इलेक्शन होंगे, साफ सुथरे इलेक्शन होंगे। फौज अब इलेक्शन कमीशन हुकूमत की आ तो जाएगी, लेकिन फौज अब खुद इससे परेशान होगी कि हर दफ़ा ये हमें
खुद बुलाते हैं और हम आईनी और कानूनी तौर पर पाबंद है फौज के जी, वो इनकार तो नहीं कर सकती कि जी हम नहीं आ रहे, उसको आना ही है जब हुकूमत ने बुलाना है, इलेक्शन कमीशन ने बुलाना है। उसके बाद फिर ऑपोजिशन शुरू हो जाती है, मरीम साहिबा वो सब लोग कि जी सिलेक्टर ये आ गए, इलेक्शन इस तरह हो गया। और मैं खुद जानता हूं 2013 के इलेक्शन के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक सीनियर तरीन रहनुमा थे, उनसे मेरी मुलाकात हुई तो कहा जी कैसे आप हार गए, बड़ा आप स्ट्रांग थे, तो उन्होंने कहा जी हमें तो लोड शेडिंग और ये मसाइल ले बैठे। और सर ये जैसी शिकस्त और चंद दिन गुजरा होगा जी तो आरोज का इलेक्शन था, मैं तो वही हारे कह गए। रहा अच्छा, हूं ना उसामा खरल साहब, साहब मैं सिर्फ एक चीज़ कहूँगा, एक लॉ होना चाहिए कि अगर आप इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये फ़ौज ने, ये आरोज का इलेक्शन था, ये फलाने का इलेक्शन था, ये फलाने का इलेक्शन था, फिर उसके खिलाफ सबूत लेके आए, अदरवाइज अपना मुंह बंद रखें। बिल्कुल, मेरा मतलब है कि अगर आपके पास सबूत नहीं है ना तो फिर किसी को अदारों को इस तरह से टारगेट करने की इजाजत नहीं होना चाहिए। एक तो वो इलेक्शन करवाए, अपनी ड्यूटी से एडिशनल ड्यूटी दें और उसके बाद इन लोगों की बातें भी सुने, और मतलब ये इस तरह नहीं, वो भी सर अदालती मामला आ जाता है। असद खरल साहब, इसमें इलेक्शन कमीशन भी पूरी तरह से बरी ज़बानी हुआ, फैसले में ये भी है, तफसीली फैसला अभी आना है कि उसने भी अपनी ड्यूटियाँ सही तरह से अदा नहीं की, फिर उसके बाद किया क्या है? देखिए मामला ये है उसामा साहब, एक तो ये है कि नून लीग का या PDM का वो बयानियाँ जो चंद दिन पहले या चंद हफ्ते पहले इलेक्शन कमीशन का घेराव कर रहे थे और उसको मुतनाज़ा करार दे रहे थे, उसको जिस तरह नैब न्याजी गठजोड़ का ताना देते थे, उस तरह इलेक्शन कमीशन और PTA का गठजोड़ उसको करार दे रहे थे। उसी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो नून लीग जो है उसकी ख्वाहिश के मुताबिक जो उनके हक़ में जाता था फैसला वो आया, फिर उसी सुप्रीम कोर्ट पर उन्हीं अदालतों पे जहाँ पे हमले किए जाते हैं, दशनाम तराजी की जाती है नून लीग की जानब से, उन्हीं अदालतों से उनकी ख्वाहिश के मुताबिक उनको इंसाफ मिला जो वो चाहते थे। ज़ाहिर बात है हर पार्टी जो है उसको जो फेवर की बात आए तो वो इंसाफ होता है और जो ना हो तो वो कहते हैं जी हमारे साथ ज़्यादती हो गई है। अब मुझे ये बताया 2 इदारे तो क्लीन, इनके जो बयानिया है उसके बरक्स हो गए। बात जो आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स की आप बात करते हैं, यही हम कहते हैं कि जब रिमार्क्स होते हैं ना तो वो बहुत सारा जो क्वेश्चन अराइज करते हैं जज साहबान, चूँकि मैं प्रोसीडिंग बहुत सारी में इत्फाक भी हो, इन पर्सन भी, वैसे भी देखने का, रिपोर्टिंग का भी, बहुत सारे ऐसे रिमार्क्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो अदालत मुख्तलिफ चीज़ों तक पहुँचने के लिए, उनकी तह तक पहुँचने के लिए सवाल उठाती है। उसका हरगज़ ये परसेप्शन नहीं होता जो हेडलाइन बन जाती है, लीड स्टोरी बन जाती है कि वो टिल्ट होता है या कोई वहां से जा रही है। तो हम अपने तौर पे बोल रहे जिसको जो इस तरह से अब अल्टीमेटली देखें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आईनी इदारा है उसकी हैसियत को उन्होंने उसको ऑनर दी। अच्छा, वो आईनी जो इदारा है उसने अपनी इंडिपेंडेंस कायम की और बावजूद इसके कि PTI के खिलाफ हो जाती है बात, उनका जो फैसला और नून लीग के हक में जो फतह करार दे रही है उसके बावजूद उन्होंने अपना रोल अदा किया। सुप्रीम कोर्ट ने उस चीज़ को इंडोर्स किया। अब मामला ये जो आप कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट इल्ज़ाम लगाए, बिल्कुल इलेक्शन कमीशन के ऊपर इल्ज़ाम बनता है कि जब उस वक्त आप सो रहे थे रात 3 बजे से पहले, जब पोलिंग चल रही थी, जब फायरिंग हो रही थी, तो उस वक्त क्या आपको किस लिए टैक्स पेयर पैसे देता है? क्या रात 3 बजे उसके पास टाइम मिला चीफ इलेक्शन कमीशन को? उससे पहले वो सोए हुए थे, कोई नशा किया हुआ था? मतलब बात यह है कि रात 3 बजे से पहले जब 5 बजे पोलिंग बंद हो जाती है, 6 बजे पोलिंग बंद हो जाती है, आप RPO को दूर था, डोगर साहब उनको अप्रोच करना को मुश्किल था, DPO को अप्रोच करना मुश्किल था, कमिश्नर को अप्रोच करना मुश्किल था, चीफ सेक्रेटरी और IG को आप जाके उतनी देर में तो आप सफर करके भी आ जा सकते थे। पूरी दुनिया देखती कि वाकई ये इलेक्शन कमीशन रात को फोन नहीं उठाया। ये तो कोई तरीका नहीं डॉक्टर साहब, फोन नहीं उठाया तो रात 3 बजे तक इंतजार करते रहे, आप काले मिलाते रहे और वो इंतजार करते रहे। डॉक्टर साहब क्यों नहीं इख्तियार? आप एक तरफ कहते हैं इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार नहीं है। डॉक्टर साहब 5 बजे की बात है, दोपहर को फायरिंग हो रही थी, रात 3 बजे की फायरिंग का तल्लक ही नहीं है। जब पोलिंग 5 बजे तक है उसको इंश्योर करना था। 218 जो उसके सेक्शन है जो सुप्रीम कोर्ट भी कह रही है उसको इंश्योर करना था, वहां पे तो आपने फौरन ले लिया। रात 3 बजे आप 100 मोटो लेके एक्शन ले लेते हैं। अच्छा, कालदम टाइम खत्म हो गया, लेकिन अब ये तो कोई तरीका नहीं है। ठीक है, मेरा ख्याल है कि इस पर नोटिस भी लेना चाहिए कि क्यों इस तरह जजेस को बदनाम करने के लिए इस तरह कैंपेन्स चलती हैं पूरी सोशल मीडिया पर, इनके पीछे जानना चाहिए कौन लोग हैं। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।